नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट राइट। मैं हूं दीपाली राणा। मैं हूं मिहिर भट्ट। एक नए दिन की शुरुआत हालांकि कुछ हद तक डामाडोल हो सकती है। जिस तरह के इंटरनेशनल क्यूज हैं, यूएस में तो खैर चलिए ट्रेडिंग बंद था, लेकिन जो बाकी एक्सचेंजेस जहां पर कारोबार हुआ है वहां से भी कोई खास अच्छे संकेत नहीं है। कुछ हद तक आज बुल्स और बेयर्स के बीच मशक्कत होगी, लेकिन इन सब के बीच दीपाली आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी अब ज़्यादा मार्केट आवर्स की। ये एक्चुअली 2009 से ये मुद्दा चर्चा में रहा है। कई बार ये मुद्दा आया और अक्सर हम टीवी चैनल वाले ये सोचते हैं कि अब प्रोग्रामिंग कैसे की जाए, टीवी चैनल ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले राकेश भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वर्किंग जो आवर्स हैं, मुझे तो लग रहा था राकेश खुश होंगे बिकॉज जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिनसे मेरी भी कल बात हुई थी, उनका तो यही कहना था कि आप शिकागो में देखिए, न्यूयॉर्क में देखिए, दुबई में देखिए, सिंगापुर में देखिए। खैर, हमारे साथ एक्सचेंज वेटरन रजनीकांत पटेल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पटेल जी, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब ये MSCI ने ये कहा है कि वो ट्रेडिंग टाइम जो है इक्विटीज़ में उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं 5 बजे तक। अब पटेल जी, पहले तो आप ये बताइए कि इसे एक मौके के तौर पे देखा जाए, BSE और NSE इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेंगे, बिकॉज ये बातचीत तो पहले से चल रही है। सेबी का ऑर्डर 2009 का है जहाँ पर एक्सचेंजेस को अनुमति है 5 बजे तक ट्रेडिंग चलाने की, तो ये अभी तक क्यों नहीं हुआ था? देखिए, ये हम सेबी के ऑर्डर 2009 के ऑर्डर की बात करें तो ये पता है कि उस वक्त ट्रेडिंग, उससे पहले ट्रेडिंग आवर्स दोनों एक्सचेंजेस पे या सारे एक्सचेंज पे एक ही समान हुआ करते थे। और इस बार फिर उन्होंने, सेबी ने परमिशन दी कि किसी एक्सचेंज को अगर अपना ट्रेडिंग आवर्स अगर एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। इसका वो था, जेनेसिस था कि कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग आवर्स देर रात तक चलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि इस वक्त अगर हम 3:30 के बाद की ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ये एक प्योरली एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होगी एक्सचेंजेस की कि एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में प्रोडक्ट को ट्रेडिंग करने की वजह से वॉल्यूम बढ़ावा होता है कि नहीं। लेकिन पटेल जी, एक बात बताइए, टेक्निकली क्या ये संभव है? देखिए, MSCI की तरफ से भी इसमें कुछ कंफ्यूजन है। हुआ क्या कि कल रात को उन्होंने प्रेस रिलीज इश्यू कर दी सेबी के 2009 के ऑर्डर के आधार पर कि हम 7 तारीख से ट्रेडिंग की अवधि जो है इक्विटी में उसे 5 बजे तक करने वाले हैं। उसके बाद जब हमने बात की मैनेजमेंट से तो ऑफ रिकॉर्ड उनकी तरफ से जो संकेत मिले वो ये मिले कि हम टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। चांसेस आर कि शायद सेबी, NSE, BSE उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन गया हो MSCI को कि आपने सबको लूप में रखे बगैर कैसे ये कर दिया। खैर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट इक्विटी एक्सचेंज इन इंडिया, वॉल्यूम ज़्यादा होती नहीं है, पर टेक्निकली मिस्टर पटेल आप ये बताइए कि अगर एक इक्विटी एक्सचेंज 5 बजे तक खुला रहेगा तो फिर क्या ये संभव है कि NSE और BSE 3:30 बजे बंद हो जाए, या फिर ये, बिकॉज देन सेटलमेंट से लेकर आर्बिट्राज से लेकर हर जगह पर सवाल खड़ा होता है। तो क्या अब ये ऐसा होगा कि फिर उन्हें भी ओपन रखना पड़ेगा टिल 5 o'clock? ये पहले तो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से देखिए तो मार्केट रिस्क की बात होती है और वो एक्सपोजर किसी एक एक्सचेंज पे, हमने पहले भी अमर राजा बैटरीज के उस टाइम में BSE में देखा, जब BSE NSE की ट्रेडिंग टाइमिंग्स में फर्क था तो ब्रोकर डिफॉल्ट हुए थे, क्योंकि किसी एक्सचेंज पे मार्केट अगर कोई एडवर्स व्यू लेता है तो रिस्क पोजीशन को, जब दूसरा एक्सचेंज बंद होता है तो उसकी रिस्क पोजीशन को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी वजह से डिफॉल्ट रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट का इश्यू होता ही है। इसके लिए सेबी हमेशा से ये चाहती रही है कि सभी एक्सचेंजेस पे एक समान ट्रेडिंग आवर्स हो ताकि रिस्क कहीं किसी पे ट्रांसफर ना हो जाए। तो मार्केट वाइड रिस्क के हिसाब से तो यूनिफॉर्म ट्रेडिंग आवर्स अक्रॉस द एक्सचेंजेस होने चाहिए। ये एक चीज है जहां फ्लेक्सिबिलिटी अगर सेबी ने दी है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को देखते हुए दोनों एक्सचेंजेस ये फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको अदरवाइज उसके ऊपर विपरीत असर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सो मिस्टर पटेल, अभी तो हम ये मान सकते हैं कि अगर वाकई MSCI 5 बजे तक ट्रेडिंग एक्सटेंड करता है, अगर हम फेस वैल्यू पर ले इनकी प्रेस रिलीज को, तो इन दैट केस BSE एंड NSE विल हैव टू फॉलो। यस, दोनों तरफ से रेगुलेटरी और बिजनेस दोनों के हिसाब से, क्योंकि कोई शिफ्ट अगर बिजनेस वॉल्यूम शिफ्ट होने की बात होगी तो कॉम्पिटिटिव बिजनेस डिसीजन रहेगा, और रेगुलेटरी रिस्क में शिफ्ट होने की बात रहेगी तो रेगुलेटरी मार्केट ओवरसाइट का इश्यू बन जाता है। पटेल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता ब्रिजेश भी मौजूद हैं। ब्रिजेश, आपने MSCI के मैनेजमेंट से कल रात को भी बात की थी, आज सुबह भी बात की होगी। अब ये जो कन्फ्यूजन है
7 तारीख से दरअसल होने वाला क्या है, वाकई ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड हो रहे हैं 5 बजे तक, या फिर MSCI पहले टेस्टिंग करने वाला है? क्योंकि पहले उन्होंने रिलीज इशू कर दी, उसके बाद कुछ बैक ट्रैकिंग हो रही थी उनकी तरफ से, सो स्टेटस क्या है? बिल्कुल, अभी सर्कुलर के अलावा जब शाम को हमने बातचीत की MSCI के CEO से, तो उन्होंने कहा था कि सर्कुलर तो ठीक है, इसके बाद हम एक प्रेस रिलीज इशू करेंगे जिसमें सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन वो प्रेस रिलीज अब तक नहीं आई है, ना उनकी वेबसाइट पर दिख रही है, ना ही मेल पर मुझे मिली। जो बाकी दूसरे एक्सचेंजेस से बात करने को पता चला कि वो उनके लिए शॉकिंग था। शॉकिंग इसलिए था कि जब भी इस तरह के बदलाव की बात होती है, जो प्रस्ताव आता है, तो बाकी एक्सचेंजेस को भी इन्फॉर्म किया जाता है एडवांस में कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, क्या आप भी करेंगे या नहीं करेंगे, या एक ये कहेंगे कि एक काम करने का तरीका है जहाँ पे सबको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। लेकिन बाकी एक्सचेंजेस के लिए हैरानी की बात थी कि ये कैसे हो रहा है। तो अब भी खुले तौर पर तो सर्कुलर जो आ गया सो आ गया, लेकिन खुले तौर पर वो बात करने को तैयार अब भी नहीं है, हिसाब करने को तैयार नहीं है। पहले ऐसा जो बाकी जो ब्रोकर पार्टिसिपेंट है उन्होंने उनसे जो बातचीत की, उनके हिसाब से ऐसा था कि ये चीज़ नहीं हो सकती है। पहले ब्रोकर से भी कंसल्ट किया जाता है कि हम ये करने जा रहे हैं, क्या आपका ह्यूमन रिसोर्स इसके लिए तैयार है, क्या आपकी अपनी तैयारी है कि आप इतना टाइमिंग एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि पहले 10 से जब 4 होता था तब भी 10 से 4 था, और 9 से 3:30 किया गया था, तब भी ब्रोकर काफी इसका विरोध किए थे। खैर वो चलिए, उनका विरोध तो है ही अपनी जगह पे। आप इस पर और क्लैरिटी लीजिएगा। हमारे साथ BSE ब्रोकर फोरम के आलोक चुरीवाला मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्विकली। आलोक, मॉर्निंग टू यू। और काम करना पड़ेगा शायद आपको। MSCI अगर 5 बजे तक करता है, अभी मिस्टर पटेल हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर, उनका यही कहना है कि अगर ऐसा होता है देन ऑब्वियसली BSE एंड NSE विल हैव टू फॉलो। हमारी BSE NSE के मैनेजमेंट से जो बात हुई थी ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने भी ये माना कि दे आर ओपन टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन अगर 5 बजे तक ट्रेडिंग एक्सटेंड करनी भी पड़ती है। तो आपका व्यू क्या है? देखिए, जहां तक एक्सचेंजेस का सवाल है, दूसरी एक्सचेंजेस जैसे BSE NSE है, वो नहीं चाहेंगे कि कोई नया एंट्रेंट आके उनका मार्केट शेयर ले जाए। या जो नई एक्सचेंज है MSCI, जो कि MCX SX के अवतार में पहले जानी जाती थी, वो अपनी एक मार्क करने के लिए या एक compete करने के लिए ट्राई कर रही है कि 5 बजे तक मार्केट चालू रखे। पर अगर दूसरी एक्सचेंजेस इसे फॉलो करती है तो वो कंपेटिटिव एडवांटेज तो रहेगा नहीं, और इससे फायदा किसी भी तबके का नहीं होगा। मुझे बताइए कि इससे क्या कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, आम निवेशक को फायदा होगा, आम निवेशक पूंजी बाजार की तरफ निवेश अपना बढ़ाएगा, कि केवल ये एक खेलो इंडिया खेलो कि ज्यादा सट्टा करे, ज्यादा F&O में ट्रेडिंग करे और एक्सचेंज के वैल्यूएशन बढ़ाए, कि केवल यही मुझे कवायद लगती है। ओके, आलोक आप बने रहिए हमारे साथ। मिस्टर पटेल, आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा, मार्केट्स आर अबाउट टू ओपन। आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि एक तो ये विद इन 3 डिफरेंट वर्टिकल्स, करेंसी 5 बजे तक ऑपरेट करता है, कमोडिटी रात को 11:30 बजे तक करता है, इक्विटी 3:30 बजे बंद हो जाता है। अब कई खबरें, ऐसा तो है नहीं कि न्यूज़ फ्लो 3:30 बजे के बाद बंद हो जाता है, इनफैक्ट कई खबरें खासकर जो रेगुलेटर्स की तरफ से होती हैं, बीट सेबी और RBI, वो 5 बजे के बाद ही आती हैं। कंपनी स्पेसिफिक कई खबरें आती हैं। सो इन दैट केस, और हम ग्लोबली भी देखें, अब शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज को देखिए, ऑलमोस्ट 22 घंटे ट्रेड करता है। अब होता यह है कि जब भारत में मार्केट बंद होने के बाद कोई खबर आती है तो एक्चुअली जो ब्रोकर है या फिर जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो जाकर ट्रेड करता है या तो सिंगापुर एक्सचेंज पर या तो दुबई पर, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिंग ऑन होती है उस समय इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स पर भी। तो ये कितना सही है फिर कि हम 3:30 बजे इंडियन मार्केट्स बंद हो जाए? क्या ये टू सम एक्सटेंट जो इंडियन इन्वेस्टर है उसके लिए डिसएडवांटेज नहीं है? इसमें 3 इश्यू हैं। एक तो टेक्निकल बात करें तो पॉसिबल है 22/5 टाइम वीक डेज पे आप ट्रेडिंग करें। सेकंड ये चीज है कि अगर हम रियल में इंटीग्रेटेड ग्लोबल कैपिटल मार्केट इंडिया की देखना चाहते हैं तो सारे अलाइनमेंट हो, वो भी एक अच्छी बात है। सवाल ये है कि क्या हमारी मार्केट डेप्थ, हमारी ब्रोकर रीच एंड क्लाइंट रीच इतनी है कि जिससे ये इसका इम्पैक्ट कॉस्ट सही बन पाएगी और उतना ट्रेडिंग करने पे अपना वॉल्यूम होगा। हमने ये वॉल्यूम के बारे में भी देखा है कमोडिटी मार्केट में भी, 11:30 बजे तक की शाम के 4-5 बजे के बाद में जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो ट्रेडिंग होती है उसका वॉल्यूम कंपेरेटिवली पूरे दिन की ट्रेडिंग से बहुत कम होता है। हालांकि एक आइडियल सिचुएशन रहेगी कि इंडियन कैपिटल मार्केट पूरी तरह से इंटरनेशनली अलाइन रहे,
बट प्रैक्टिकल इश्यूज जो होते हैं वो, और जितने हमारे ब्रोकरेजेस हैं उनके भी प्रैक्टिकलिटी और कॉस्ट कंसिडरेशन अगर करें तो शायद ये इतना वाजबी या सस्टेनेबल नहीं लग सकता। जहां तक 5 बजे ट्रेडिंग की बात है, यस बाकी के मार्केट हैं वो वहां तक चल सकते हैं, तो बिजनेस के हिसाब से तो ये डिसीजन सही है। कॉम्पिटिटिव हिसाब से ये लगता है कि दोनों एक्सचेंजेस अलाइन करेंगे और मैं तो इसको ज्यादा करके मार्केट रिस्क हिसाब से ज्यादा देखता हूँ कि मार्केट रिस्क बढ़ जाएगा अगर एक्सचेंजेस में सेम पैरिटी नहीं रहेगी, तो ये बात है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये अच्छा डिसीजन रहेगा अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन पब्लिक एट लार्ज रेट। जी शुक्रिया मिस्टर पटेल बातचीत करने के लिए। जी बिजनेस से मिस्टर आलोक चूड़ीवाला भी बने हुए हैं। मिस्टर चूड़ीवाला, जैसे कि मिस्टर पटेल ने भी कहा कि अगर एमएससीआई ट्रेडिंग आज 5 बजे तक करता है तो शायद एनएससी बीएससी को भी इसको फॉलो करना पड़े, और उनका व्यू थोड़ा डिफरेंट है जो बात आपने कही। लेकिन ये बताइए अगर ऐसा होता है तो ऑपरेशनल दिक्कतें कितनी आ सकती हैं? ऑपरेशनल दिक्कतें काफी आएंगी। जहां तक इंटरनेशनल लिंकेजेस की बात की, जब तक भारतीय बाजार 22 घंटे नहीं खुलते तब तक कोई भी बात इंटरनेशनल लिंकेजेस की करनी व्यर्थ होगी, क्योंकि जब 10 से 9 बजे मार्केट चालू करने की बात थी तब भी कहा था कि हांगकांग, सिंगापुर और जापान से लिंकेज हमारी बढ़ेगी। मुझे आज दिन तक ऐसे कुछ होता लगता नहीं है। देयर इज नो एम्पिरिकल एविडेंस ऑफ डेटा जो इस बात का प्रमाण देती हो। जहां तक स्टॉक ब्रोकरेजेस के ऑपरेशनल बातें हैं, एक तो बैंकिंग सिस्टम, क्या बैंकिंग सिस्टम भी 5 बजे तक ब्रोकर्स को सर्विस करेगा? अगर कोई मार्केट में वोलेटिलिटी आती है 3:30 के बाद और अगर मुझे क्लाइंट को मार्जिन कॉल करना है तो क्या क्लाइंट वुड बी इन पोजीशन टू ट्रांसफर द फंड्स इमीडिएटली? तो बैंकिंग सुविधा भी 5 बजे तक बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात, ऑपरेशनली कॉस्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे। आज के दिन में वैसे भी जो ब्रोकर्स हैं वो कंप्लायंस की मार से झुलझ रहे हैं और इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस एक उनको बहुत मार रहा है, तो उनके स्टाफिंग रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगे और इसको चलते जो बैक ऑफिस का काम है वो एक 1.5 2 घंटे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो एक वर्किंग डे है वो सुबह मान लीजिए 8 बजे से लेके शाम के 7:30 8 तक हो जाएगा। तो इससे नेचुरली कॉस्ट बढ़ेगी और रेवेन्यूज में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा नहीं। जी चलिए शुक्रिया मिस्टर चूड़ीवाला, आपने बातचीत की जी बिजनेस से और इस पूरी खबर पर अपने व्यू शेयर किए। तो हमने मिस्टर पटेल का व्यू भी सुना जो मानते हैं कि अगर एमएससीआई 5 बजे तक ट्रेडिंग आज करता है तो बीएससी एनएससी को इसको फॉलो करना पड़ेगा और ये पॉजिटिव होगा। लेकिन वहीं बीएससी ब्रोकर फोरम के फॉर्मर प्रेसिडेंट आलोक चूड़ीवाला का मानना है कि बहुत ज़्यादा फायदा इससे नहीं पहुंचेगा। इस खबर पर जो जो अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं इंडिकेटिव एक्शन। निफ्टी 9619 के लेवल्स पर 6 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, टाटा पावर, M&M में कुछ शेयर्स है जो कि बढ़कर खुल सकते हैं। लेकिन फटाफट से देख लेते हैं फास्ट मनी के टॉप 20 कॉल्स। शुरुआत जो मैंने की है अपने ट्रेड्स की उसमें आरपीजी लाइफ पहला स्टॉक है 395 का टारगेट, 380 का स्टॉप लॉस लगाएं। दालमिया भारत कल वायदा कारोबार पे एक्शन में था, 2625 का टारगेट होगा, 2587 का स्टॉप लॉस। तलवलकर चल सकता है निश्चित रूप से, अब 305 के टारगेट के लिए इसको अप्रोच करें। बतौर ईपीएस शेयर मैंने ब्रोकिंग हाउस शेयर चुना है एडलवाइस। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का सर्कुलर है जिसमें ट्रेडिंग आज एक्सटेंड करने की बात है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है, 206 का टारगेट, 193 का स्टॉप लॉस। थिरुमलाई केमिकल पे ट्रेड करते हैं तो 889 का टारगेट रहेगा, इस स्टॉक को चेज किया जा सकता है। केएसबी पंप्स होगा अगला स्टॉक जिसमें 798 का टारगेट होगा, 775 778 के जोन्स पे स्टॉप लॉस लगाएं। इंटेलेक्ट डिजाइन और जीएम ब्रूरीज जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, इनको पॉजिटिव साइड पे प्ले करें। फर्स्ट सोल्यूशन 3650 का पहला टारगेट है, 3440 का स्टॉप लॉस इनिशिएट करें। और महानगर गैस बतौर सुपर हिट शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है, आज 1005 का एक टारगेट रहेगा, 980 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे। शुरुआत मैंने टेक्समैक और रेल के साथ करी थी। इजरायली दौरा जो पीएम का चल रहा है उसमें इस कंपनी ने एक इजरायल की कंपनी के साथ करार किया है, $2 बिलियन का ये करार है। आज बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, 92 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। टाइटल में कल लेटर हाफ ऑफ द डे में रिकवरी आई थी, कुछ बयान आए थे Q1 को लेके वो पॉजिटिव थे। 545 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। लिकर स्पेस की बात रजत ने भी करी, तिलंगना इंडस्ट्रीज को मैंने चुना है, ₹12.5 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। और ब्रोकिंग स्पेस की कंपनियां जियोजीत जैसी वो आज ट्रेड में लाइमलाइट में रह सकती हैं। अगर ट्रेडिंग आवर्स बढ़ते हैं दूसरे एक्सचेंजेस पर भी वो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी कदम होगा। जियोजीत में आज के लिए 107
₹60 का टारगेट प्राइस होगा। एक मात्र सेल कॉल था आरकॉम, इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं, कल भी काफ़ी कमज़ोर था। ₹19 का टारगेट प्राइस, ₹21.40 का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा कुछ और ट्रेड्स जिसमें STC आज काफ़ी एक्टिव हो सकता है। ट्रेडिंग कंपनियों पर सरकार का फोकस है, मर्जर हो सकता है। STC बेनिफिशियरी होगा, 162 का टारगेट ले खरीदारी करें। आयन एक्सचेंज, PM के इजरायली दौरे में वाटर डेवलपमेंट ट्रीटमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस था, तो हो सकता है कि आयन एक्सचेंज आज एक्टिव हो। 507 का टारगेट प्राइस होगा। कल रूपा काफ़ी एक्टिव था, आज भी ट्रेडिंग जारी रह सकती है, तेज़ी जारी रह सकती है। ₹520 का टारगेट प्राइस होगा। कल फुटवेयर स्पेस की कंपनियों में रिलैक्सो एक स्टार परफॉर्मर था, आज भी मोमेंटम सस्टेन करेगा। ₹565 के आसपास का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। और बतौर सुपर हिट एक और ब्रोकिंग स्पेस की कंपनी है JM फाइनेंशियल, इस पर आप नजर रख के चलें। अगर ट्रेडिंग आवर्स बढ़ते हैं, वॉल्यूम बढ़ते हैं, तो ये स्पेस सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। ₹130 का टारगेट प्राइस, 118 का स्टॉप लॉस। चलिए खैर, मार्केट का टाइमिंग जब एक्सटेंड होगा तब होगा, लेकिन आज तो कम से कम टाइमिंग एक्सटेंड नहीं है, वही अच्छा है, क्योंकि निफ्टी 6 पॉइंट ऊपर रुका है इंडिकेटिव टिक्स में 9619 पर है, और सेंसेक्स करीब 62 पॉइंट्स ऊपर 31272 के लेवल पर इस समय रुका है इंडिकेटिव टिक्स में जाकर। राकेश, क्या आप तो थोड़ा स्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे, अभी हुआ नहीं है टाइमिंग एक्सटेंड, लेकिन हो सकता है जैसा आपने सुना है। नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, चाहते नहीं है, बट जो भी चीज़ होती है उसी हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। बट मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से टाइमिंग्स बढ़ेंगे। बट मीर मार्केट्स को अगर आप देखें तो खुलने से पहले मुझे रुझान पॉजिटिव लगता है। नीचे में 9550 एक अहम बेस है, जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते हैं मेरे को लगता है कि बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है। एकमात्र जो वीक सेक्टर लगता है वो है PSU बैंकिंग स्पेस, जहां थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए, और PSU बैंकिंग स्पेस मार्केट का मूड खराब करने का दमखम रखता है। जी, मार्केट्स खुलने वाले हैं और निफ्टी करीब 6 अंक ऊपर 9619 के लेवल्स पर है। कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, टाटा पावर, M&M, गेल, इन स्टॉक्स की शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है, करीब 0.1% ऊपर। मार्केट्स खुल चुके हैं और करीब 5 अंक ऊपर निफ्टी 9618 के लेवल्स पर ओपन हुआ है। सेंसेक्स 36 पॉइंट्स ऊपर 31,254 के लेवल्स पर है, और निफ्टी बैंक की भी फ्लैट ओपनिंग हुई और सिर्फ 24 अंक ऊपर निफ्टी बैंक 23,238 के लेवल्स पर है। एक बार आप देखिए इंडेक्स के बढ़ने वाले शेयर्स, यानी वो स्टॉक्स जिनकी शुरुआत पॉजिटिव हुई है, सिर्फ 0.1% तक की बढ़त इन स्टॉक्स में देखी जा रही है इंडेक्स के। कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, टाटा पावर, M&M 0.1% ऊपर खुले हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि कल एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा था, 3% की स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ था, आज भी शुरुआत पॉजिटिव हुई है और आधा % ऊपर 1429 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, ये कुछ और शेयर्स है जहां पर आधा % तक की बढ़त देखी जा रही है। निफ्टी अब लाल निशान में 2 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 9610 के लेवल्स पर। लेकिन देखिए वो स्टॉक्स जो कि कमजोर हैं आज के सेशन में भी, भारती एयरटेल और भारती इंफ्राटेल, दोनों ही स्टॉक्स में 1% की वीकनेस है। टाटा स्टील, आइशर मोटर्स, इन्फोसिस, ल्यूपिन, ये कुछ और लूजर्स हैं जिनकी आज ओपनिंग वीक साइड पर हुई है। 2 अंक नीचे सिर्फ निफ्टी अभी भी बिल्कुल सॉफ्ट ओपनिंग के बाद 9612 के लेवल्स पर, और सिर्फ 6 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है सेंसेक्स। एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंकों और बैंकिंग स्टॉक्स को। कल हमने कुछ चुनिंदा प्राइवेट और PSU बैंकिंग स्टॉक्स में एक दबाव देखा था। आज निफ्टी बैंक फ्लैट ट्रेड कर रहा है 34 पॉइंट्स ऊपर 23,246 के लेवल्स पर है। लेकिन अगर देखें कुछ दिग्गज बैंकिंग शेयर्स को, बढ़ने वाले बैंकिंग स्टॉक्स को, तो उसमें येस बैंक, IDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक, ये वो कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जहां पर 0.1% से लेकर 1% तक की शुरुआती बढ़त दिख रही है। येस बैंक एक ठीक ठाक परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ सेशंस में। वहीं अगर हम देखें वो बैंकिंग स्टॉक्स जो कि आज कमजोर खुले हैं, ये ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कुछ और शेयर्स हैं जिनकी शुरुआत बिल्कुल फ्लैट नोट पर हुई है। लेकिन स्पेशली देख लेते हैं SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, इन स्टॉक्स की ओपनिंग कैसी हुई है। SBI बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, PNB आधा % नीचे है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी कल 2% की वीकनेस के साथ क्लोज हुआ था, आज भी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 159 के लेवल्स पर। तो एक कंसोलिडेटेड फेज एक बार फिर से मार्केट में दिख रहा है और निफ्टी बिल्कुल फ्लैट इस वक्त ट्रेड कर रहा है 9613 के लेवल्स पर। बिल्कुल। चलिए इस बीच कुछ और पॉकेट्स देख लेते हैं जहां पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एक तो आज बॉल बेरिंग स्पेस के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब पर अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, अच्छा स्पाइक है। इनफैक्ट NRB बेरिंग्स और मेनन बेरिंग्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं। जो रेलवे स्टॉक्स हैं उसमें अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इट्स लेड बाय टेक्समेको, और इजराइल के साथ इनका समझौता भी एक एक्सपेक्टेड है, तो ये पूरा जो स्पेस है इस पर काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इस पे आप नज़र रख सकते हैं। नज़र आपको साथ ही रखनी चाहिए आज एग्री रिलेटेड स्टॉक्स पर, क्योंकि एग्री स्पेस में तो क्लियर कट समझौता भारत इजराइल के बीच में होने जा रहा है, जिसकी घोषणा आज की जाएगी आधिकारिक तौर पर। तो ये जो पूरा स्पेस है इसे इंट्राडे प्ले के लिहाज से आप ज़रूर नज़र में रखिएगा, यहाँ पर कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल अगर हम देखें इस समय
एक बार देख लेते हैं कुछ एक मिड कैप स्टॉक्स को। मिड कैप इंडेक्स करीब 39 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। इसमें जुबिलेंट हेल्थ, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज ये करीब 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। टॉरेंट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ICICI प्रू, गोदरेज ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती है। और साथ ही M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, टॉरेंट पावर, पेट्रोनेट LNG ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। एक बार टुडेज ट्रेड को देख लेते हैं। आज बाजार खुलने से पहले हमने आपको 8:30 बजे रेकमेंड किया था टुडेज ट्रेड। टाटा कॉफ़ी करीब 3% ऊपर, टारगेट यहाँ पर 142 का है, तो इस पर भी ठीक मूव देखने को मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं STC और MMTC की ओपनिंग। हमने आपको स्टॉक स्टोर्स में बताया भी था कि ये स्टॉक्स आज अच्छे ट्रेडिंग स्विंग्स दे सकते हैं क्योंकि सरकार की ट्रेडिंग कंपनियों को MMTC में मर्ज करने की योजना है। STC अच्छा स्विंग दे रहा है, करीब 6% ऊपर 166 के लेवल्स पर है। वहीं MMTC पर भी इस खबर का इंपैक्ट है और 5.5% ऊपर ये भी 60 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। अभी हमने मेनन बियरिंग को देखा था, बेयरिंग स्टॉक्स में बाइंग है। दरअसल ABC बेयरिंग 20% के अपर सर्किट पर है और आज आफ्टरनून के बाद ABC बेयरिंग और टेमकेन के मर्जर की अनाउंसमेंट हो सकती है और जो स्वैप रेशियो होगा वो ABC बेयरिंग के फेवर में, ऐसी खबरें हैं। 20% ऊपर और कल भी 20% के अपर सर्किट पर इसकी क्लोजिंग हुई थी। आज भी अच्छा मूव है। टेमकेन भी करीब 3% ऊपर 691 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं, कल का स्टार परफॉर्मर। आज क्या रुझान दिखा रहा है, अब 1% ऊपर आ चुका है, 1437 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो आज भी इंडेक्स को जो थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से आ रहा है और अभी भी ये 15 रुपए की मजबूती दिखा रहा है। ITC मंडे के एक स्मार्ट मूव के बाद कल थोड़ा सॉफ्ट हुआ था और आज भी 0.1% नीचे 335 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक बार पूरे फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स को देख लेते हैं। हमने कांस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट भी देखा है फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में। आज भी शुरुआत पॉजिटिव हुई है, 1% ऊपर है फ्यूचर रिटेल। वहीं फ्यूचर लाइफस्टाइल की जो ओपनिंग है वो थोड़ी फ्लैट हुई है, लेकिन फ्यूचर एंटरप्राइजेस भी 2.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये पूरा ही स्पेस खबरों में है कि ऑन कैपिटल माइनॉरिटी स्टेक बाय कर सकता है फ्यूचर ग्रुप ऑफ कंपनीज में। तो इन सभी स्टॉक्स पर आने वाले सेशंस में भी ध्यान दे सकते हैं। आज कुछ हाउसेस की रिपोर्ट भी आई थी फ्यूचर रिटेल पर। क्विकली देख लेते हैं कैश के वो शेयर्स जहां पर विद वॉल्यूम्स अच्छा सर्ज है। अभी हमने टैक्समैक और रेल की तो बात की थी, लेकिन आप देखिए सिमको को, यहाँ भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं, 10% ऊपर ये भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ABC बियरिंग के बाद मेनन बियरिंग, NRB बियरिंग, इन स्टॉक्स में भी ह्यूज स्पर्ट है आज के सेशन में, 6 से 10% की बढ़त। और एक बार देख लीजिए वेंकीज, कल हमने स्टॉक की बात की थी, ये पिछले 7-8 महीनों में कांस्टेंट अपमूव में है और मल्टीफोल्ड रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। 7-8 महीने पहले 400-500 रुपये का इसका प्राइस होता था और आज 2200 रुपये के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। 5.5% की मजबूती स्टॉक में भी दिख रही है। मैग्नेली भारत इंजीनियरिंग विद वॉल्यूम्स, इस स्टॉक की भी पॉजिटिव ओपनिंग हुई है, एक ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से शुरुआत पॉजिटिव हुई है। 4.5% ऊपर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। TTML को भी देख लेते हैं, यहाँ भी वॉल्यूम स्पर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 5% की बढ़त के साथ ये भी 7 रुपए के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे शेयर्स हैं आज मिड कैप स्मॉल कैप में जहां पर विद वॉल्यूम्स अच्छी बाइंग देखी जा रही है। एक बार देख लेते हैं मार्केट की ब्रेथ यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो BSE NSE का भी और निफ्टी का भी। हालांकि इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, सिर्फ 3 अंकों पर 9615 के लेवल्स पर। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर 803 शेयर्स हैं NSE पर जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, तो ब्रेथ पॉजिटिव है सोफा, और 365 शेयर्स हैं जो कि दबाव में है। वही रुझान है BSE पर भी, 812 शेयर्स हैं जो कि एडवांस स्टेज में है और 352 शेयर्स जो कि डिक्लाइन ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर निफ्टी की ब्रेथ देखें तो 30 शेयर्स हैं जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं और करीब 20 स्टॉक्स हैं जो कि दबाव पे हैं। क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप हरी, जिस तरह की ओपनिंग हुई है? आई थिंक काफ़ी कॉशियस है मीर। मेरे ख्याल से ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा अनसर्टेनिटी है क्योंकि जिस तरह से आई थिंक नॉर्थ कोरिया ने दे हैव गॉन अहेड एंड टेस्टेड दैट ICBM, मेरे ख्याल से ग्लोबली मार्केट्स में एक थोड़ा कंसर्न ये हो रहा है कि अब US का रिएक्शन क्या होगा, चाइना का रिएक्शन क्या होगा। तो आई थिंक मार्केट्स में थोड़ा कंसर्न है। शायद अगले 2-3 दिन में ये कंसर्न टल गया तो मेरे ख्याल से द मार्केट्स एक्चुअली शुड शो सम मोर पॉजिटिव रेस्पॉन्स। बट आई थिंक इंडियन मार्केट्स मेरे ख्याल से ओपनिंग जो है काफ़ी मुझे लगता है पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा 9450 to 97, आई थिंक ये महीने के लिए तो मुझे वही मार्केट का रेंज लग रहा है। जी राकेश, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? अभी तो 9600 9620 पर इनफैक्ट निफ्टी आ चुका है। जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपने बताई थी उसके हिसाब से अब क्या रिकमेंडेशन है? दिवाली देखिए, मार्केट में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मार्केट मंदा है, 9500 तक मार्केट गिरेगा, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि 9500 नीचे में 9515 एक अच्छा बेस है और बाय करके चलना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है, खरीदारी करके चलना चाहिए। निफ्टी
में निचले स्तरों पर 9600 के अराउंड बाय करना चाहिए। एल स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए दीपाली। अदानी पोर्ट्स काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। 359.50 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ट्रेडिंग का नज़रिया हो तो 390 के लक्ष्य, और अगर आप 1.5 से 2 महीना होल्ड कर सकते हैं तो 440 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दीपाली अशोक लीलैंड को बाय करना चाहिए। 90 का स्टॉप लॉस, 110 से 112 के लक्ष्य। भारतीय एयरटेल थोड़ा सा हल्का खुला है, नीचे में मिलता है तो बाय करना चाहिए। 360 का स्टॉप लॉस, 425 से लेकर 440 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। पीएसयू बैंकिंग स्पेस वीक है, जहां पे थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए। बिल्कुल, कैश के जो गेनर्स हैं, हालांकि वैसे तो दीपाल ने अभी बताई थी ये लिस्ट, लेकिन इसमें कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा मुंह दे रहे हैं और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहे हैं। टेक्समेको है जो कि 11% ऊपर है। मेनन बेरिंग, एनआरबी बेरिंग 15-15, 20% ऊपर चल रहे हैं। एसटीसी ये 6.5% ऊपर है। और कुछ काउंटर्स जिस पर मूव है इसमें एमएमटीसी है जो कि 5% ऊपर है। टाटा कॉफ़ी आज का हमारा टुडेज ट्रेड जो इसका टारगेट था 142 का, उसके नज़दीक जाते हुए 141 के आसपास इस समय ये ट्रेड कर रहा है। 142 का यहाँ पर टारगेट था। मैकनाली भारत और एक काउंटर है जो कि 5% ऊपर है। और कुछ काउंटर्स में वीडियोकॉन और शिल्पी केबल ये काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मुँह देखने को मिल रहा है। समित, आपकी क्या होंगी ओपनिंग ट्रेडिंग पिक्स? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में कंटिन्यू रहेगा। हम मार्केट में अभी भी कॉशियस है। अगर आप पोजिशनल देखो तो हमें नहीं लगता कि मार्केट में 9700 के ऊपर ज़्यादा सस्टेन रह सकता है। तो हर एक रैली में आप आपके जो लॉन्ग्स है वो लाइट रखिए। एटलीस्ट इंडेक्स स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक यस मार्केट में रुझान रह सकता है पॉजिटिव साइड पे। सन फार्मा का जो हमने कॉल एक रिकमेंड किया है, जिसमें आप स्टॉक में भी यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। इक्विटी में भी ये स्टॉक यहाँ पे ले सकते हैं। 555 556 के आसपास चल रहा है। यहाँ से हम अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक में, जो 575 578 के लेवल तक रह सकता है। तो सन फार्मा एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से टुडेज ट्रेड जो कि अब 144 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 142 के आपको टारगेट्स बताए गए थे और उन टारगेट्स के ऊपर अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 7.5% की मजबूती के साथ। और स्पेशली पिछले 3 सेशंस का जितना मुझे ध्यान है, जो भी स्टॉक्स आपको बताए गए, फिर चाहे वो स्टार पेपर मिल्स हो, विंध्या टेली हो, इन सभी स्टॉक्स ने टुडेज ट्रेड के तौर पर जो आपको बताया गया तो उन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव किया है। तो एक स्ट्रॉन्ग मूवर ये रहे हैं सभी शेयर्स। लेकिन एक बार देख लेते हैं पूरे ही लिकर स्पेस को, स्पेशली यूनाइटेड स्पिरिट्स को, जो कि कांस्टेंट मूवर रहा भी है और आज भी जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई है। 1.5% से ज्यादा की मजबूती है स्टॉक में अभी भी, और सभी लिकर स्टॉक्स में भी जो शुरुआत है ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस अच्छे नोट पर हुई है। यूनाइटेड ब्रेवरीज, जीएम ब्रेवरीज, रेडिको खेतान, ये स्टॉक्स भी 1.5%, 2%, 2.5% तक की बढ़त दिखा रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर राकेश कुछ कमेंट करेंगे या फिर लिकर स्पेस से कोई और ट्रेड पिक करेंगे क्या आज के लिए? नहीं दीपाली, मैंने तो इवन मार्केट खोलने से पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स को रिकमेंड किया था। मैंने बताया था एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और जिस इंटेंसिटी का ब्रेकआउट है उसको मिस नहीं करना चाहिए। किसी ने अगर ओपनिंग पे लिया है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 2630 से लेकर 2650 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। खैर थोड़ा सा आज मार्केट के लिए ज़रूरी भी है कि ये 9600 के ऊपर टिका रहे। कल भी किसी तरह से इसने बचा लिया था अपने आप को, लेकिन फिर इसमें ना कोई बड़ा ट्रेड इनिशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस तरह के मार्केट में। निफ्टी बैंक को एक बार देख लेते हैं, 21 पॉइंट ऊपर। इनफैक्ट ये भी होल्ड नहीं कर रहा है। जो ग्रिप थी हायर लेवल्स पर वो काफ़ी कमज़ोर थी। तो देखिए ये भी धीरे धीरे टेपर ऑफ होते हुए, और जो पीएसयूज़ पर सेलिंग प्रेशर कल हमने देखा था वो अभी भी सॉफ्टनेस देखने को मिल ही रही है पीएसयू स्पेस पर। हरी, इनफैक्ट इसमें और एक खबर ये भी है, ये जो 12 अकाउंट्स जो कि एनसीएलटी में है और जिस पर कोशिश की जा रही है उन्हें रिजॉल्व करने की, एनपीए अकाउंट्स, नाउ दोज कंपनीज हैव गॉन अहेड एंड अलग अलग कोर्ट में उन्होंने केस किया हुआ है बैंक्स के सामने। तो आई मीन एसआर इज़ ऑब्वियसली लीडिंग इट, लेकिन ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने किया हुआ है। तो ये प्रोसेस तो डिले होता लग ही रहा है। ये और एक नेगेटिव ट्रिगर का काम करेगा पीएसयू स्पेस पर। मिहिर, ये तो होना था क्योंकि आई थिंक जब ये एनसीएलटी क्या बोलते हैं ये 12 कंपनीज आइडेंटिफाई हुए थे तब ऑलरेडी एक्सपर्ट्स का मानना था कि इसके लीगल इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि आप अचानक से किसी कंपनी को ये नहीं बोल सकते कि हम आपकी कंपनी को लिक्विडेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज सिट डाउन विद देम। जो 180 डेज का टाइम फ्रेम दिया वो मेरे ख्याल से बहुत कम है। कम से कम आप 3 साल का टाइम फ्रेम लीजिए, एक रेजोल्यूशन पता कीजिए और उसके बाद आई थिंक लिक्विडेशन की बात करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिस मॉडल से किया जा रहा है that is prone to have a lot of legal implications। जी हरी, एक और क्वेश्चन है आपसे। अभी हमने थोड़ी देर पहले वेंकीज का स्टॉक देखा था और एक स्ट्रॉन्ग
री रेटिंग हुई है स्टॉक के पिछले कुछ महीनों में, 2200 के लेवल्स पर अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। पोल्ट्री बिजनेस में कंपनी कामकाज करती है और अब क्योंकि इतना चल चुका है तो शायद इन लेवल्स पर कन्विक्शन ना हो आपका भी नई खरीद का, लेकिन क्या गोदरेज इंडस्ट्रीज को बाय किया जा सकता है, कीपिंग इन माइंड कि गोदरेज एग्रोवेट का जल्द ही आईपीओ आने वाला है और सेम बिजनेस में है गोदरेज एग्रोवेट भी? देखिए, वेंकीज का जो स्टोरी रहा है वो बहुत साफ रहा है कि जब से ये बीफ बैन आया है तो आई थिंक इसका वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज हैज बीन वेंकीज, क्योंकि वेंकीज इज इनटू पोल्ट्री और पोस्ट द बीफ बैन एक बहुत बड़ा डिमांड शिफ्ट हुआ है फ्रॉम बीफ कंजम्पशन टू चिकन कंजम्पशन, जिससे वेंकीज को एक फायदा हुआ है। एग्रोवेट यस, पर एग्रोवेट एक बहुत मार्जिनल प्लेयर है, वेंकीज काफी बड़ा प्लेयर है। जैसे आप जानते हो एग्रोवेट का टोटल जो आईपीओ है इट्स गोइंग टू बी अबाउट 400 करोड़, सो एग्रोवेट काफी छोटा प्लेयर है, मार्जिनल प्लेयर है। जो बीफ बैन की बात करें इसका डायरेक्ट बेनिफिशियर मेरे ख्याल से वेंकीज रहेगा, तो इवन एट दिस प्राइस आई थिंक आप वो बीफ बैन खेलना चाहते हैं तो डेफिनेटली वेंकीज सीम्स टू अ बेटर चॉइस देन गोदरेज एग्रोवेट। जी राकेश, आपके कमेंट्स क्या हैं? वेंकीज इनफैक्ट हरी शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में, और राकेश आपका भी शुक्रिया, समित आपका भी शुक्रिया सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए।